11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें कोशिका के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको कोशिका कला या जीव द्रव्य कला, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था और बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए कई मॉडल दिए गए। उनमें से आपको पहला मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपको समझाया था, जिसको रॉबर्टसन ने दिया था। उसके बाद प्लाज्मा कला या जिसे हम जीव द्रव्य कला कहते हैं, इसके मॉडल को समझाने के लिए दूसरा मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, जिसे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। फिर उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों के बारे में समझाया था कि प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के लिए किस प्रकार से कार्य करती है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गाल्जी उपकरण या डिक्टियोसोम के बारे में आप सभी को अवगत कराना है कि गाल्जी उपकरण, जिसे हम गाल्जी अपैरेटस या डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और कोशिका में इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। गाल्जी काय की खोज इटली के कैमिलो गाल्जी ने सन 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी। इस कार्य के लिए इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गाल्जी काय का नाम इनके खोजकर्ता के नाम पर ही रखा गया है, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। गाल्गी बॉडी, गाल्गी अपैरेटस, गाल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर लिफोन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं गाल्जी काय की संरचना के बारे में। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में झिल्लियों की कई समांतर परतें चट्टे के रूप में लगी होती हैं। इन झिल्लियों की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यूनिट मेम्ब्रेन के समान होती है। ये झिल्लियाँ चपटी थैलियाँ बनाती हैं। गाल्जी के प्रत्येक यूनिट में 4 से 10 तक ऐसी झिल्लियाँ होती हैं। गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण में 3 प्रकार के घटक होते हैं। इन घटकों को क्रमशः सिस्टर्नी, वेस्किल और वैक्यूल के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ हुआ, गाल्जी काय की संरचना सिस्टर्नी, वेस्किल्स और वैक्यूल के द्वारा होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी की। ये लंबी नलिकाकार तथा किनारों पर मुड़ी हुई थैलियों के एक समूह के रूप में पाई जाती हैं। सिस्टर्नी के उत्तल सतह, जो कि केंद्रक या अंतःपदब्बी जालिका की ओर होता है, उसे हम सिस फेस अथवा फार्मिंग फेस, जबकि अवतल सतह, जो कि जीव द्रव्य कला की ओर होता है, उसे हम ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं। गाल्जी उपकरण को बनाने के लिए वेस्किल्स भी उत्तरदायी होती हैं। ये गाल्जी काय की सिस फेस की ओर उत्पन्न चपटी थैली नुमा संरचनाएँ होती हैं, जो सिस्टर्नी से जुड़ी हुई या निकलती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद गाल्जी उपकरण को बनाने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है वेस्किल्स का। वेस्किल्स ये गाल्जी काय की सिस फेस की ओर उत्पन्न चपटी थैली नुमा रचनाएँ होती हैं, जो सिस्टर्नी से जुड़ी हुई या निकलती हुई दिखाई देती हैं। तीसरा भाग, जो कि गाल्जी अपैरेटस को बनाता है, उसे वैक्यूल्स कहते हैं। और वैक्यूल्स अनियमित आकृति की थैली नुमा रचनाएँ होती हैं और ये सिस्टर्नी की थैलियों के बीच बीच में पाई जाती हैं। गाल्जी काय के कार्य क्या होते हैं? गाल्जी काय अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने का काम करती है। पहला कार्य है सिक्रीशन का, श्रावण का।
राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन अंतःपदव्य जालिका की सारणियों में से होकर गाल्जी काय की सिस्टर्नी में पहुँचते हैं। यहाँ पर इनका सांद्रण होता है। श्रावण गाल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है। थैलियों में पॉलीसेक्राइड एवं एंजाइम एकत्रित होते रहते हैं, जिन्हें गाल्जी काय समय समय पर कोशिका की सतह पर बाहर स्रावित करते रहते हैं। कणिका में अंतःपदव्य जालिका, जिसके बारे में आपको पीछे बताया जा चुका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा उत्पादित प्रोटीन जालिका से बहुत सी ट्रांजिशन थैलियों द्वारा गाल्जी काय में प्रवेश करती है। यहाँ से फिर बडिंग द्वारा सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स बनते हैं, जो कोशिका की सतह पर आकर पदार्थ को बाहर निकालते हैं। यही कारण है कि स्रावी कोशिकाओं में गाल्जी काय की संख्या सर्वाधिक होती है। दूसरा प्रमुख कार्य होता है कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल फॉर्मेशन। कोशिका भित्ति के निर्माण के समय गाल्जी काय द्वारा हेमुसेल्यूलोज का श्रावण किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है हार्मोन का उत्पादन। जंतुओं की अंतःस्रावी कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन के श्रावण में गाल्जी तंत्र सहायक होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन। इस प्रकार से गाल्जी काय अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। शुक्र जनन के अंतर्गत अग्रपिंडक का निर्माण करने में भी गाल्जी काय अहम भूमिका निभाता है। शुक्राणुओं का एक क्रोमोसोम गाल्जी कॉम्प्लेक्स के रूपांतरण से बनता है। इसमें उपस्थित ऊतक विलयक एंजाइम शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। गाल्जी काय को हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गाल्जी काय को हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के विभिन्न पदार्थों को जिस स्थान तक पहुंचाना होता है, वेस्किल्स के रूप में बंद करके उसे वहां पर पहुंचाने का कार्य करता है। गाल्जी काय समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में वेस्किल्स बनाता है, जो कि संयोजित होकर कोशिका पट्टी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से गाल्जी काय कोशिका के लिए महत्वपूर्ण अहम रोल अदा करता है। अगला कोशिकांगक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। काफ़ी हद तक इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। माइटोस मीन्स होता थ्रेड और कॉन्ड्रियन मीन्स होता ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए कहते हैं कि थ्रेड ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने 1850 में कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। सन 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का उल्लेख किया और बेंदा ने 1897 में इन कोशिकांगों को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है उसे अल्टमान ने बायोब्लास्ट के नाम से इसे कहा था, लेकिन बाद में सी बेंदा ने इसको फिर माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु नीली हरी शैवालों को छोड़कर पौधों एवं प्राणियों की सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती हैं। आकार एवं संख्या के बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया छड़ के आकार के, गोलाकार, सूत्र के समान रचनाएं होती हैं और इनकी औसत लंबाई 1.5 से 10 माइक्रोन और व्यास 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है। वैसे इनकी लंबाई 40 माइक्रोन तक भी हो सकती है और लीवर कोशिकाओं में इनकी संख्या 1500 तक होती है और इनका आकार दीर्घाकार, गोलाकार, अंडाकार आदि किसी प्रकार का हो सकता है। संरचना की बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी दीवारों वाली खोखली थैलेनुमा या फ्लास्क नुमा रचनाएँ होती हैं, जो कि 2 झिल्लियों व 2 कक्षों से मिलकर बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 कलाओं से घिरी हुई संरचना होती है। इसकी बाहरी कला चिकनी होती है, जबकि अंदर की कला जीवद्रव्य में अंदर की ओर उंगलियों के समान प्रवर्ध बनाती है। इन प्रवर्धों को हम शिखर या क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। बाह्य और अंतःकला के बीच उपस्थित स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
खाली स्थान में एक प्रोटीन युक्त होमोजीनियस पदार्थ भी भरा होता है, उस होमोजीनियस पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार से मैट्रिक्स में छोटे अणुओं और विलयशील प्रोटीन से युक्त सांद्रता वाला जेल के समान पदार्थ होता है। इसमें कुछ महीन तंतुक या कणिकाएं भी पाई जाती हैं। कणिकाएं मैग्नीशियम आयन तथा कैल्शियम आयनों को बंधित करने वाले स्थान हैं और यहीं पर कुछ 70S राइबोसोम तथा DNA भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में लवण, जल, एक चक्रीय DNA अणु, राइबोसोम जो 70S के होते हैं, श्वसन से संबंधित एंजाइम भरे हुए होते हैं। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक आंशिक रूप से स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग हैं। यहाँ पर एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनता है कि कोशिका के अंदर ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को ये कहा जाता है कि ये स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ जो उंगलियों के जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, इसकी सतह पर अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म कणों को F1 पार्टिकल कहा जाता है। इनमें ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। F1 कण ऑक्सीकरण, फास्फेटीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तथा ATP के रूप में ऊर्जा को संचित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला और क्रिस्टी में श्वसन की इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप ATP, जिसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेफ्ट साइकिल से संबंधित विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। यहीं पर क्रेफ्ट चक्र अपक्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ETS कहते हैं, यह भी पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन विभिन्न बाह्य अणुओं के माध्यम से होता है और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और यह मुक्त ऊर्जा ATP के रूप में संचित कर ली जाती है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया 3 सोपानों में पूरा होती है। इन तीनों सोपानों का वर्णन आप रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। क्रेफ्ट चक्र, श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र तथा फास्फोरिलीकरण द्वारा ATP का बनना, ये समस्त क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपादित होती हैं। अब कोशिका का अगला महत्वपूर्ण कोशिकांगक है लवक, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। इनकी खोज हेकल ने 1865 में की थी और इनका नाम प्लास्टिड सिम्पर ने 1885 में दिया है। इस तरह से कह सकते हैं कि लवक या प्लास्टिड हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में इसकी खोज की थी, लेकिन 1885 में सिम्पर ने प्लास्टिड शब्द का उपयोग किया था। प्लास्टिड या लवक के प्रकार की बात की जाए तो सिम्पर ने रंगों के आधार पर लवक को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला कहलाता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। एक एक के बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहला है अवर्णी लवक, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है कि यह रंगहीन लवक हैं, जिनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। ये पौधों की जड़ों और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, प्रोटीन,
मंड तथा तेल संग्रहित होते हैं। छोटे ल्यूकोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पौधे ये रंगहीन होते हैं, जो पौधों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि भूमिगत तनों में अरबी और आलू आता है, और जड़ों में जैसे मूली और गाजर आता है, तथा ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अवर्णीय लवक हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रकाश के अनुपस्थिति में इसका उल्टा होता है। आलू का हरा होना इसी बदलाव के कारण होता है। संग्रह करने वाले पदार्थों के आधार पर अवर्णीय लवक को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ज़मीन से निकला हुआ आलू हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि आलू में अवर्णीय लवक होता है जो रंगहीन होता है, लेकिन ज़मीन से जब आलू बाहर निकल जाता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका अवर्णीय लवक हरित लवक में परिवर्तित होता है, जिसके कारण ज़मीन से बाहर निकला हुआ आलू हरा हो जाता है। अवर्णीय लवक में पहला प्रकार है प्रोटीनोप्लास्ट। इन्हें हम एल्यूरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। प्रोटीन संग्रह वाले लवक हैं और ये बीज खास करके दाल और बीन्स में पाए जाने वाले होते हैं। दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट। ये स्टार्च संग्रह करते हैं और ये पौधों के संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्ची भुट्टा और चावल के बीज एवं आलू के कंद यानी पोटैटो ट्यूबर में ये पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट। इसके बाद तीसरा आता है इलायोप्लास्ट। ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जो वसा अथवा तेल का संग्रह करने का काम करते हैं। अलसी और सरसों के बीजों में, जिनमें इसका संग्रह होता है, वसा का संग्रह होता है यानी मंड का संग्रह होता है, और खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने वाले ट्यूबर्स जैसे कि कंद और भ्रूण तथा बीज पत्रों में भी एमाइलोप्लास्ट होता है। इलायोप्लास्ट बीजों में पाए जाते हैं जो तेल का वसा का संग्रह करते हैं, और मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में इलायोप्लास्ट मिलता है। तो इस तरह से प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं, एमाइलोप्लास्ट मंड का संग्रह करते हैं, और इलायोप्लास्ट वसा या तेल का संग्रह करते हैं। जैसे कि अलसी का तेल, सरसों का तेल आप यूज करते हैं, इसमें इलायोप्लास्ट होता है। दूसरा आता है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक नाम से स्पष्ट है, ऐसा लवक जो कलर्ड होता है, इसीलिए इसको हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों के लवकों को हम वर्णीय लवक कहते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों, फलों, कलियों आदि में पाए जाते हैं। रंगों के आधार पर हम इन्हें पुनः कई भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है फियोप्लास्ट या भूरे रंग का वर्णक है, जिसमें फ्यूकोजैंथी नामक भूरा वर्णक पाया जाता है, और भूरे शैवालों डायटम्स डाइनोफ्लैजेलेट में फियोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा रोडोप्लास्ट होता है। ये लाल शैवालों के वर्णक हैं, जिनमें आर फाइकोएरथिन और आर फाइकोशाइनिन नामक लाल वर्णीय पदार्थ पाए जाते हैं। इन वर्णकों के बारे में आपको शैवालों में बताया जा चुका है। और तीसरा आता है क्रोमैटोफोर। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं जैसे सल्फर तथा बैंगनी रंग के जीवाणुओं के वर्णक के रूप में ये पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है हरित लवक का, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ये हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के लवक होते हैं, और इनमें हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। इनके कारण पौधों के कुछ भाग और पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इन्हीं के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तथा विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। उच्च पौधों की पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं तथा तनों के क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पल ने की थी, और हरित लवक अधिकतर पत्ती की मीजोफिल सेल्स में उपस्थित होते हैं। हरित लवक के अंदर एक अर्ध ठोस
तथा द्रवीय पदार्थ भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। बाह्य और अंतःकला के बीच स्थित खाली स्थान को पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। स्ट्रोमा में चपटी झिल्ली युक्त हरे रंग की थैली जैसी रचना होती है जिसे हम थैलीक्वाइड कहते हैं। सिक्कों के ढेर के रूप में व्यवस्थित थैलीक्वाइड के समूह को ग्रेना कहा जाता है और ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली नलिकाओं को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। थैलीक्वाइड के अंदर स्थित खाली स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में वृत्ताकार द्विकुंडलित डीएनए उपस्थित होता है और 70S प्रकार के राइबोसोम तथा आरएनए पाए जाते हैं। इन सभी की उपस्थिति के कारण ही हम हरित लवक को अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनमस कोशिकांग कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर हरित लवक की संरचना बनी है। अंदर की तरफ सिक्के के ढेर के रूप में उपस्थित ग्रेनम होता है और ग्रेनम को जोड़ने के लिए थैलीक्वाइड होते हैं और बीच में भरा हुआ जो लिक्विड होता है इस लिक्विड को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट डीएनए उपस्थित होता है। बाहरी दीवार को हम आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की दीवार को हम इनर मेम्ब्रेन और दोनों दीवारों के मध्य के स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसके अलावा लिपिड भी ड्रॉप के रूप में पाया जाता है। हरित लवक के कार्य की बात की जाए तो आप जानते हैं हरित लवक का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, अर्थात हरित लवक के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक को इसीलिए कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको आगे बताया जाएगा। एक चैप्टर है पूरा, इसमें 2 मुख्य क्रियाएं होती हैं। एक प्रकाशिक क्रिया कहलाती है जो कि हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली में होती है, जबकि अप्रकाशिक क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इस प्रकार से आपने आज प्रमुख कोशिकांकों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें प्रमुख रूप से गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक हैं। इन तीनों की संरचना, इनके कार्य और इनकी खोजकर्ता के नामों को अवश्य ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये कोशिकांग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला कोशिकांग लाइसोसोम के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करना है। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। तो लाइसोसोम जल अपघटनी एंजाइमों से भरी हुई थैलियाँ होती हैं। लाइसोसोम का अर्थ होता है, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोमा मीन्स बॉडी। इसकी खोज डी दुबे ने की थी। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जैसे कि वृक्क कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट, पैंक्रियाटिक कोशिकाओं में लाइसोसोमों की संख्या अधिक होती है और इनकी उत्पत्ति थैलियों, गाल्जिकाय की थैलियों और अंतःपदव्य जालिका की नलिकाओं द्वारा होती है और इनका कार्य है लाइसोसोम पिनोसाइटोसिस तथा फैगोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का पाचन करने का काम करता है। दूसरा, कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायता करता है। कोशिका में भोजन की जब कमी होने लगती है तो कोशिका के अंदर ही उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि पदार्थों का पाचन होने लगता है। इसके अलावा कोशिका के वृद्ध हो चुके कोशिकांगों का भी पाचन लाइसोसोम करते हैं। इस क्रिया को हम ऑटोफेजी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार लाइसोसोम कोशिका के व्यर्थ पदार्थों को पाचन द्वारा समाप्त कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम को कोशिका का अपमार्जक भी कहा जाता है।
सेल स्कैवेंजर्स के नाम से जानते हैं। और अगला है इसका प्रमुख कार्य स्वनष्टीकरण या ऑटोलिसिस। घाव होने पर या किसी प्रकार से कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिका एवं उसके आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे जीवाणु आदि के कारण अधिक हानि नहीं होती है। इस प्रकार से आज आपने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांगों के बारे में जानकारी हासिल की, कोशिकाओं की संरचना के कोशिकांगों की संरचना के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो के माध्यम से हम कोशिकांग के शेष भाग को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।